नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर जाकिर, सीनियर ईएनटी कंसल्टेंट हूं। आज हम एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। नॉर्मल एक बंदा जो है, नॉर्मल पर्सन जो है, कुछ डस्ट एक्सपोजर, धूल का एक्सपोजर है तो एक दो बार छींक होता है बस। अगर जो एलर्जिक राइनाइटिस है तो जब भी डस्ट एक्सपोजर है नहीं तो धूल ज्यादा है, उनको छींक ज्यादा होता है। एक दो बार नहीं, 30-40 बार कंटिन्यूस रहेगा। उसके साथ साथ में नाक बंद हो जाएगा, नाक से पानी बहता रहेगा, आंख भी खारिश रहेगा। यह है कॉमन कंप्लेंट्स, यह है एलर्जी। इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। जब भी पेरेंट्स को, डैडी मम्मी जब भी पेरेंट्स को एलर्जी है तो बच्चों में एलर्जी होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। एलर्जिक राइनाइटिस दो टाइप का है। एक जो सिर्फ सीजन में होता है, जैसे कि जून जुलाई अगस्त, नहीं तो सितंबर अक्टूबर नवंबर, सिर्फ सीजन के टाइम में एलर्जिक प्रॉब्लम रहेगा। दूसरा सीजन में वो दूसरा जो भी महीने, जितना भी महीने हैं वो नॉर्मल रहेंगे। दूसरा टाइप जो है पेरिनियल, मतलब जनवरी से लेके दिसंबर तक हर महीने उनको प्रॉब्लम रहेगा। और एक क्लासिफिकेशन है उनका कंप्लेन का सीवियरिटी रखे। तो एक है माइल्ड एलर्जिक राइनाइटिस, दूसरा है मॉडरेट टू सीवियर। माइल्ड वाला में पेशेंट को ज्यादा कंप्लेन्स नहीं रहता, उनका दिन का जो भी एक्टिविटीज है वो नॉर्मली वो कर सकते हैं, इसलिए कि उनका कंप्लेन उनको ज्यादा तंग नहीं करता। और रात में उनका नींद नॉर्मल रहेगा और कभी कभी ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम उनको बिना ट्रीटमेंट रह सकते हैं। और मॉडरेट टू सीवियर टाइप में देखेंगे तो उनका दिन का नॉर्मल जो काम है वो प्रॉब्लम हो सकता है कंप्लेन की वजह से, और रात का नींद, चैन के नींद नहीं मिलेगा क्योंकि उनको नाक बंद रहेगा। और मेडिसिन लेना, ट्रीटमेंट लेना मस्ट है। तो मैं आपको एलर्जिक राइनाइटिस का दो टाइप का क्लासिफिकेशन बता दिया। अभी एक एलर्जन के बारे में बताऊंगा कि कॉमन जो है पॉलन जो है उसका एलर्जी हो सकते हैं, और साथ साथ में और दूसरा कुछ प्लांट्स है, झाड़ है, स्पेशली पार्थेनियन ग्रास। इंडिया में पार्थेनियन ग्रास बहुत कॉमन है, जो ये रेलवे ट्रैक के दोनों साइड में रहेगा, वो बहुत कॉमन है उसका एलर्जन। और डस्ट मोस्ट कॉमन, डस्ट में डस्ट माइट रहता है। डस्ट माइट का P1 एंटीजन का, वो डस्ट माइट का फीसेस जो है वो एलर्जन बन सकता है। और कुछ भी फर एनिमल्स घर में है, जैसे कि बिल्ली, कुत्ता, रैबिट, ऐसा जो भी है उसमें से भी एलर्जी हो सकता है। और बर्ड्स, उसका फेदर में से भी एलर्जी हो सकता है। अभी फूड एलर्जी, वो एग एलर्जी हो सकता है अंडे का, और दूध का, कुछ भी नट्स, मेज, ऐसा कुछ भी हो, स्पेसिफिक एलर्जी हो सकता है। ये मैं सिर्फ आपको कॉमन एलर्जी। और दूसरा जो कॉमन है कॉकरोच एलर्जी, वो भी ज़्यादा कॉमन है। अभी हम पेशेंट का कंप्लेन के बारे में देखेंगे। ये कंप्लेन जो है ये सीजनल एलर्जी और पेरिनियल एलर्जी में फ़र्क है। जो पेशेंट को सीजनल एलर्जी है उनका टिपिकल एलर्जिक सिम्टम्स रहेगा, जैसे कि वो बताएंगे जब भी डस्ट ज़्यादा है वो सीजन में स्नीजिंग, चीख ज़्यादा रहेगा, और नाक से पानी बहता रहेगा, नाक बंद रहेगा। उसी टाइम में आंख और नाक का खारिश ज़्यादा रहेगा, कभी कभी गले में और कान में भी खारिश रहेगा। और पेरिनियल टाइप में एलर्जिक राइनाइटिस में कंप्लेंट थोड़ा हटके है, जैसे उनको स्नीजिंग ज़्यादा नहीं रहता, नाक बंद रहेगा, नाक से पानी बहेगा नहीं, बट थिक सेक्रीशन जैसा रहेगा। और वो बताएंगे कि स्मेल में प्रॉब्लम है, सांस स्मेल में प्रॉब्लम है, टेस्ट में भी प्रॉब्लम है। ये हुआ सिम्टम्स के बारे में। पेशेंट एग्जामिनेशन, जब हम पेशेंट को एग्जामिन करेंगे उनका जस्ट सिर्फ फेस देखेंगे तो सीवियर, मॉडरेट टू सीवियर एलर्जी है तो सिर्फ फेस देख के हमें ये पता कर सकते हैं कि ये पेशेंट को मॉडरेट टू सीवियर एलर्जी है।
नाक बंद रहेगा और नाक से पानी बहता रहेगा, इसलिए पेशेंट क्या करते हैं, हर टाइम नाक ऐसा रब करते रहेंगे। तो क्या हुआ, लॉन्ग ड्यूरेशन में नाक का ये इधर तरफ से एक लाइन जैसा बन जाता है, वो एक। दूसरा, आंख के दोनों साइड में डार्क सर्कल्स रहेगा, वो इसलिए कि नाक से जो भी अंदर में जो भी खून बहता है वो रीरूट करके इधर से मसल्स में से जाता है, इसलिए। और इसके साथ साथ में आंख देखेंगे तो आंख लाल रहेगा, आंख का कंजंक्टिवा पार्ट लाल रहेगा। और कान के अंदर ड्राई रहेगा, स्किन थोड़ा ड्राई रहेगा, क्योंकि वो हर बार कुछ डाल के क्लीन करते रहते हैं। और जबान के पीछे देखेंगे तो थोड़ा लालागी रहेगा और थोड़ा सूजन जैसा दिखेगा। और जब भी सिवियर एलर्जिक राइनाइटिस है, ये पॉसिबिलिटी हाई है कि ये पेशेंट को आस्मा रहने का चांस है। और रिवर्स भी ट्रू है, जो भी पेशेंट आस्मा, ब्रोंकियल आस्मा है और वीजिंग प्रॉब्लम है, सांस लेने का तकलीफ है, उनको एलर्जिक राइनाइटिस रहने का चांसेस हाई है। तो ऐसा पेशेंट में हम नेसल एंडोस्कोपी करते हैं, नाक में कैमरा डाल के देखते हैं। क्यों कैमरा डाल के देखना है? हमें यह पता करना है कि पेशेंट के नाक के अंदर एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से कुछ पॉलिप्स है कि नहीं, नाक बंद रहेगा और पॉलिप्स है कि नहीं, और साथ साथ में कुछ साइनसाइटिस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और कुछ फंगल इन्फेक्शन है कि नहीं। और उसके साथ साथ में ये भी देखेंगे कि नाक की हड्डी सीधा है कि नहीं और टर्बुलेंस कितना बड़ा है। ये इतना देखने के लिए डायग्नोस्टिक नेसल एंडोस्कोपी करते हैं। सॉरी, जब भी एंडोस्कोपी करते हैं, अगर जो ये सीजनल राइनाइटिस है और वो सीजन में नहीं आ रहा है, बंदा और एक टाइम में आ रहा है, तो नेसल एंडोस्कोपी करेंगे तो उसका नॉर्मल रहेगा कान एसिम्प्टोमेटिक पीरियड में। अगर जो वो सीजन के टाइम आ रहा है, नहीं तो वो पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस के टाइम में है, तो उनका ये अंदर जो टर्बुलेंस जो दिख रहा है ये पेल कलर रहेगा, थोड़ा ब्लूइश टिंच रहेगा उसमें। साथ साथ में एक थिन वाइटिश स्ट्रिंग्स जैसा दिखेगा, म्यूकॉइड स्ट्रीक्स सेक्रीशंस है वो। और जो टर्बुलेंस मैंने बताया वो थोड़ा बड़ा रहेगा और इर्रेगुलर शेप रहेगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ, जब भी आजकल सब हॉस्पिटल्स में एंडोस्कोपी है और डॉक्टर आपको बताएंगे कैमरा में, देखो आपका नाक कैसा है, तो ये है नेसल एंडोस्कोपी में फाइंडिंग्स। अभी कॉम्प्लिकेशन के बारे में, एलर्जिक राइनाइटिस से बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। एक है जो भी साइनसेस है, 8 साइनसेस है, 4 पेयर साइनसेस है, जो भी साइनसेस है उसमें इन्फेक्शन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। एक, इन्फेक्शन की वजह से नाक में गोश बढ़ सकता है, जैसे मैंने पहले बताया था, पॉलिप्स, गोश बढ़ सकता है नाक के अंदर। तीसरा यह है कि फंगल इन्फेक्शन आने का चांसेस बहुत हाई है। और नाक के पीछे ये पार्ट में एक ट्यूब जाता है नाक कान की तरफ। सिवियर एलर्जिक राइनाइटिस है तो ये बंद हो सकता है, ये ट्यूब बंद हो सकता है और कान का रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकता है। साथ साथ में गले के पीछे फैरिंग्स के उधर एलर्जिक फैरिंजाइटिस हो सकता है। यही एलर्जी चेस्ट में उतरेगा तो ब्रोंकाइटिस, बार बार इन्फेक्शन और ब्रोंकाइटिस हो सकता है। और जिसको भी ब्रोंकियल आस्मा है, सांस लेने का तकलीफ है, तो उनको एलर्जिक राइनाइटिस ठीक से कंट्रोल नहीं हुआ तो ब्रोंकियल आस्मा का एपिसोड्स बढ़ सकता है। ये है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस। अभी हम इन्वेस्टिगेशन देखेंगे। जब ब्लड टेस्ट करेंगे तो ब्लड टेस्ट में इओसिनोफिलिक काउंट ज्यादा रहेगा और स्पेसिफिक एब्सोल्यूट इओसिनोफिलिक काउंट जो 350 रहता है वो ज्यादा रहेगा। और सी रिएक्टिव प्रोटीन करेंगे, अगर जो एलर्जिक राइनाइटिस पेशेंट्स में साथ साथ में इन्फेक्शन है तो सी रिएक्टिव प्रोटीन वैल्यू ज्यादा रहता है। सो डायग्नोस्टिक नेसल एंडोस्कोपी मैंने बता दिया। अगर जो एंडोस्कोपी में गोश्त बढ़ा हुआ है और कुछ प्रॉब्लम है, पेशेंट का कंप्लेन कंटिन्यूस है, तो हमें एक सीटी स्कैन लेना पड़ेगा। क्या एलर्जन है, वो स्पेसिफिक एलर्जन क्या है देखने के लिए हम स्किन टेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो वाइट्रो स्किन टेस्ट भी कर सकते हैं। वाइट्रो टेस्ट भी कर, ये स्किन टेस्ट जो है, स्किन में
आपका एरिया का जो टाउन में, सिटी में जो भी एलर्जी स्पेशलिस्ट है, उनके पास एक किट होगा जो आपके एरिया में एलर्जेंस कॉमन है, वो एलर्जेंस उनके पास रहेगा। वो क्या करेंगे, आपको प्रिपेयर करेंगे एलर्जी टेस्ट के लिए। जैसे कि आप कुछ भी दवाई ले रहे हैं, एंटी एलर्जी जो भी ले रहे हैं, आपको बताएंगे कितना दिन पहले आपको ये स्टॉप करना है, और चेक करेंगे आपका स्किन टेस्ट के लिए सूटेबल है कि नहीं। जैसे कि समझो आपको डर्मोग्राफिज्म है, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे आप सिर्फ एक लाइन डालेंगे उनके जिस्म में, स्किन में, तो वो लाइन थोड़ा देर रहेगा। ऐसा पेशेंट में हम दवाई सिर्फ टच करेंगे तो ये प्रॉब्लम है, तो दवाई डालेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगा, स्किन टेस्ट कर नहीं पाएंगे। तो स्किन टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि आप स्किन सूटेबल है कि नहीं स्किन टेस्ट के लिए, और कुछ एलर्जिक रिलेटेड एक्जिमा है कि नहीं। और यूजुअली बच्चों में, 5 साल के नीचे बच्चों में हम नहीं करते। तो ये हो गया, तो जब अब आएंगे तो स्किन टेस्ट के टाइम में जो भी एलर्जन किट से लेके वो आपको ऐसा एलर्जेंस इंजेक्ट करेंगे एक कंट्रोल के साथ। और थोड़ा टाइम के बाद जहां उन्होंने इंजेक्ट किया है वो स्पॉट में चेक करेंगे वो जगह कितना इंड्यूरेशन है। इंड्यूरेशन मतलब थोड़ा मोटागी जैसा दिखेगा, तो उनका एक स्पेसिफिक एक मेजरमेंट रहता है। अगर जो वो मोटागी इंड्यूरेशन उससे ज़्यादा है, मतलब आपको एलर्जी है। स्किन टेस्ट जो है बहुत डिफरेंट टाइप्स है, मैं सिर्फ आपको आउटलाइन बता रहा हूँ। इसका स्किन टेस्ट करके हमें ये पता चलेगा आपको कौन सा किस चीज़ से आपको एलर्जी है। तो आपको समझो अब 3-4 से कम एलर्जी है, तो हम आपको स्पेसिफिकली उसका इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं। मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा। अगर जो एलर्जी ज़्यादा है, आप दवाई स्टॉप नहीं कर सकते, और साथ साथ में डर्मोग्राफिज्म है, तो आपको ब्लड में से भी टेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारा ब्लड टेस्ट है, इन वाइट्रो टेस्ट, बहुत सारा टेस्ट है। ये इन वाइट्रो स्किन टेस्ट डाला है, एक्चुअली इट इज़ वाइट्रो टेस्ट है, तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मास्ट, रास्ट, फास्ट, ये मैं शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ। ये सिर्फ ब्लड टेस्ट से भी हम पता कर सकते हैं आपका क्या एलर्जी है। और दूसरा ये टेस्ट है कि टोटल IgE। टोटल IgE सीवियर एलर्जी में ज़्यादा रहता है। ऐसा ही सीरम विटामिन डी का लेवल देखेंगे, अगर जो ये कम है तो ये विटामिन डी सप्लीमेंट जब भी हम करते हैं तो एलर्जिक सिम्टम्स कम हो जाता है। इसलिए विटामिन डी का मेजरमेंट भी साथ हम कराते हैं। तो ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, स्किन टेस्ट कौन सा कंडीशंस में नहीं करते। अभी ट्रीटमेंट देखेंगे। ट्रीटमेंट हम 3 भाग करके डिवाइड करेंगे। एक, घर में क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है। 2, बाहर जब भी जाएंगे क्या प्रिकॉशंस लेना है। 3, जो भी व्हीकल कार में जा रहे हैं उधर क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, ये वाला। और लास्ट, मेडिकल मैनेजमेंट, और साथ साथ में सर्जरी का क्या रोल है, ये भी देखेंगे। तो पहले घर में क्या क्या करना है, तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एलर्जन जो भी एलर्जन है, आपको घर में कितना कम कर सकते हैं, आपको एक्सपोजर कितना कम कर सकते हैं। अगर जो आपके घर में पेट है, आप अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जो भी पेट है घर के बाहर रखें। आप अवॉइड कर सकते हैं तो निकाल दो, बेस्ट वही नहीं है। आप बहुत क्लोज है, निकाल नहीं सकते हैं, रखना ही चाहते हैं आप तो रख सकते हैं, बट घर के बाहर, घर के अंदर नहीं। एक पिंजरे में सेपरेट से रखो, उसके लिए सेपरेट आदमी देखने के रहेगा। आप जितना एक्सपोजर कम कर सकते उतना एक्सपोजर कम करो। और जो भी फर एनिमल्स है घर के अंदर अलाउ मत करना, बाहर रखना। और आपके वेटनरी डॉक्टर से मंथली वंस जाके उनको उसका ठीक से टेस्ट करके, और जो भी फर है वो केमिकल्स डाल के क्लीन करेगा, शैम्पू केमिकल जो भी है क्लीन करेगा, ताकि आपका एलर्जी कम है। और घर का सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है। घर का सफाई जो है, घर में डस्ट बहुत कम होना चाहिए। तो हर 2-3 दिन में आपको घर में डैम्प क्लॉथ, मतलब गीला कपड़ा से पोंछ के उठाना है, साफ करना है। और अगर जो ये गीला कपड़ा थोड़ा वार्म है उतना अच्छा है, टेम्परेचर तकरीबन 50 to 60 डिग्रीज तो अच्छा है।
और कभी जब भी क्या होता है कि घर में कर्टन्स जो है कपड़े का होता है और घर में कारपेट ज़्यादा रहता है और जो भी सोफ़ा है वे सब कपड़े का होता है, तो ये अवॉइड करेंगे तो बेहतर है कि टाइल फ्लोरिंग अच्छा है, सीमेंट फ्लोरिंग है वो भी चलेगा, वुडन फ्लोरिंग अब अफोर्ड कर सकते हैं वो भी अच्छा है, जल्दी में साफ़ कर सकते हैं। और कर्टन्स जो भी है आप चेंज करके प्लास्टिक अच्छा क्वालिटी वाला डाल दो ताकि एक हफ्ते में एक बार आप आराम से क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक कर्टन जो भी है आपको एक हफ्ता में नहीं तो 2 हफ्ते में एक बार क्लीन करना है। वो बहुत आसान है क्योंकि बड़ा वाला बकेट में थोड़ा लूक वार्म वाटर ले लो, 50 to 60 डिग्री लूक वार्म वाटर इतना रहता, उसमें सिर्फ आपको डिप करके उठाना है और सुखाने डालना है, जल्दी में सूख जाता है प्लास्टिक की वजह से। ऐसा ही आपका मैट्रेस जो है प्लास्टिक कवर्ड होना चाहिए, पिल्लो जो है वो भी प्लास्टिक कवर्ड होना चाहिए और डैम क्लॉथ में गीला करने में थोड़ा टेम्परेचर में साफ करने के लिए ईजी रहेगा। और वैक्यूम क्लीनर करते रहना 4-5 दिन में एक बार, हर दिन करना नामुमकिन है और उतना एडवाइजेबल भी नहीं है। आप जितना कर सकते हैं उतना ट्राई करें, बस ओवरडू करेंगे तो गलत रहेगा। तो जब भी आप क्लीन करेंगे, अब समझो एक रूम बहुत गंदा है और दूसरा रूम में नॉर्मल है, तो हो सकता तो आप एलर्जिक राइनाइटिस का पेशेंट है, वो सबसे गंदा रूम जो है हो सकता और किसी से बोलो कि साफ करने के लिए, आप उनको डायरेक्ट करो और उसी टाइम में आप मास्क, डबल मास्क पहन लेना और जितना कम है दूसरा जगह वो आप मेंटेन करने के लिए ट्राई करो। और घर में अगर जो एसी है तो क्या होता है कि एसी डाल के महीनों महीनों तक, जब तक वो चलता है चलता रहेगा, जब तक वो ठंडा कम होता है जब तक चलता रहेगा और फिल्टर क्लीन करने के भूल जाते हैं। कंपनी ये रिकमेंड करता है कि 2-3 महीने में एक बार क्लीन करो ताकि कि एसी का कंडीशन भी ठीक हो और हेल्थ स्टेटस भी ठीक हो। पर जिसको मॉडरेट टू सीवियर एलर्जिक राइनाइटिस है उसको हर 2 हफ्ते में एसी का फिल्टर आपको क्लीन करना है, गर्म पानी में सिर्फ फिल्टर डिप करके क्लीन करने के बाद आप वापस वो वेट फिल्टर वापस मत डालना प्लीज़, क्योंकि उसमें से फंगस हो जाता है। ड्राई रख के उसके बाद फिल्टर डाल देना। ये है हुआ घर के अंदर जो भी है, और जो भी स्टफ टॉयज है बच्चों का वो बाहर मत रखना, ड्रॉयर के अंदर रखना। घर में दीवार में जितना कम चीज़ है बेयर वॉल रहेगा उतना अच्छा, साफ करने के लिए भी ईजी होता है। घर के बाहर का प्रिकॉशन, डेली आप माइल्ड एक्सरसाइज करेंगे तो अच्छा है, योगा करेंगे बहुत अच्छा है वो भी, और जब भी जाएंगे मास्क वेयर करना। और कार में एसी फिल्टर रखेंगे तो बेहतर है, एसी फिल्टर रखेंगे तो बेहतर है। और अभी मेडिकल ट्रीटमेंट जो है मैं आपको एक एक करके पिक्चर बताऊंगा। फर्स्ट है स्टीरॉयड नेसल स्प्रे। पहले क्या होता है, पहले मतलब समझो 4-5 साल 10 साल के पहले हर ट्रीटमेंट के लिए टैबलेट्स होता था और नहीं तो सिरप होता था। आजकल क्या है कि नेसल स्प्रे, और अभी लेटेस्ट जो है इंसुलिन का स्प्रे के लिए भी ट्राई कर रहे हैं, स्प्रे का ज़माना है। सो स्टीरॉयड नेसल स्प्रे, तो स्टीरॉयड नेसल स्प्रे ये कैसा लेना है कैसा नहीं लेना है ये डिटेल में पता करने के लिए मेरा खुद का वीडियो डॉक्टर जाकिर हुसैन ENT नेसल स्प्रे डाल दो, आपको उसका डिटेल में मिल जाएगा, प्लीज़ वो देख लीजिए। ऐसा ही नेसल वॉश, ये बहुत काम का चीज़ है। नेसल वॉश के अंदर नमक होता है, सोडियम क्लोराइड, और साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है, बेकिंग सोडा। तो ये कैसा यूज़ करना है कैसा नहीं यूज़ करना है, कितना बार यूज़ करना है, इसका क्या एडवांटेज है, ये देखने के लिए समझने के लिए मेरा खुद का वीडियो डॉक्टर जाकिर हुसैन ENT नेसल वॉश बोल के यूट्यूब में डाल दीजिए, आपको मिल जाएगा, सेपरेट सा वीडियो है। तीसरा, सिर्फ ये 2 ट्रीटमेंट चलेगा, नेसल स्प्रे एंड नेसल वॉश। कभी कभी क्या होता है कि जब सिवियरिटी ज़्यादा है तो लुकोट्राइन इनहिबिटर साथ में देना पड़ता है, वो दिन में एक बार, और वो एक दिन में एक बार मतलब ज़्यादा देर रात में लेते हैं। वो मिनिमम से सबसे कम 3-4 हफ्ता नहीं तो 6 वीक्स लेना पड़ता है शुरुआत में।
और जब एलर्जी और भी ज़्यादा है, लुकेटर इनहिबिटर्स के साथ साथ में, मोंटेलुकास के साथ साथ में आप एंटीहिस्टामिन भी ले सकते हैं। आजकल इसका कॉम्बिनेशन भी ज़्यादा आ रहा है, एक ही टैबलेट में दोनों हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से नेसल एंडोस्कोपी में कभी कभी सीवियर नेसल एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से गोश बढ़ जाता है, जैसे मैंने पहले बताया था, नेसल पॉलिप्स, और साथ साथ में साइनसाइटिस भी हो सकता है। तो ये कंडीशन में ऑरल स्टीरॉइड्स देना पड़ता है। जैसे आपको पता है स्टीरॉइड्स बहुत एक स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन है, कम यूज़ करते हैं हम। ये स्टीरॉइड्स जो है लेने का तरीका है, समझो आपको 50 मिलीग्राम एक दिन में लेना है, एक टैबलेट 10 मिलीग्राम्स का होगा, मतलब आपको 5 टैबलेट लेना है दिन में एक बार, नाश्ते के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद, दोपहर में कुछ नहीं, रात में कुछ नहीं, 5 दिन तक ऐसा ही चलेगा। 5 दिन के बाद आपको डोज रिड्यूस करके 40 मिलीग्राम लेना है, 4 टैबलेट, दोपहर में कुछ नहीं, रात में कुछ नहीं, ऐसा 5 दिन चलेगा। डोज रिड्यूस करते रहना, 40, 30 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, उसके बाद रोक दो। मतलब तकरीबन 25 डेज का ट्रीटमेंट खाने के बाद, नाश्ते के बाद। और ये स्टीरॉइड जो है कभी कभी डॉक्टर्स थोड़ा डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि सिर्फ नाश्ते में मत, ब्रेकफास्ट में मत लो, नाश्ते में मत लो, सेम डोज आप डिवाइड करके खा लो, सुबह में, दोपहर में, रात में, ऐसा भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, ऐसा भी चलेगा। और इसका बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन, मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आपको बताऊंगा, डरना मत, ये कॉमन नहीं है उतना कॉम्प्लिकेशन, और उतना सीवियर भी नहीं होता। कॉम्प्लिकेशन जब भी हम 2-3 महीने हाई डोज में लेते हैं उनको होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशन ये है कि जिसको भी ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, उनको ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। जिसको भी शुगर है, डायबिटिक पेशेंट है, उनका ब्लड शुगर बढ़ेगा। जिसको ग्लोकोमा है, मतलब आंख के अंदर प्रेशर हाई है, तो वो प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं है तो आ सकता है। कैटरैक्ट है तो प्रॉब्लम बढ़ सकता है, एसिडिटी है प्रॉब्लम बढ़ सकता है, आंख में वाटर रिटेंशन हो सकता है और आपको लगेगा आप थोड़ा मोटे हो गए, और एंगल्स में, पाँव में सूजन हो सकता है, और मूड चेंजेस हो सकता है, मसल वीक हो सकता है। मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको एक समझा रहा हूँ कि इतना कॉम्प्लिकेशन है। वो सिर्फ 2-3 महीने के बाद हाई डोज लेंगे तो ले रहे हैं, बट हम इस कंडीशन में ENT में सिर्फ 20-25 दिन लेते हैं, इतना कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता, ठीक है। और लास्ट में बोन्स वीक हो सकता है और कभी कभी फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो जब भी हम ये स्टीरॉइड्स प्रिस्क्राइब करते हैं, हम आपको एडवाइस करेंगे 2-3 दिन में एक बार आपका फैमिली फिजिशियन से मिलें और ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर चेक करा लें प्लीज। तो ये मस्ट है। ये हुआ स्टीरॉइड के बारे में। कभी कभी कोई डॉक्टर्स आपको डीवॉर्मिंग के लिए, वर्म्स, पेट में वर्म्स रहेगा, वो इंटेस्टाइन में वर्म्स रहेगा, वो कम करने के लिए, डीवॉर्मिंग के लिए कोर्स दवा दिएंगे, जैसे कि हेट्राज़ाइन 100 मिलीग्राम्स एक दिन में 2 बार 21 डेज के लिए, साथ में मेबेंडाजोल नहीं तो एल्बेंडाजोल का एक कोर्स, सिर्फ एक ही बार मिलेगा, इसके साथ अनज्यून ट्रीटमेंट। तो ये हुआ ट्रीटमेंट के बारे में। कभी कभी कोई डॉक्टर आपको बता सकता है कि आपका सीजनल एलर्जी, इसलिए हम आपको ट्राइमसिनोलॉल इंजेक्शन लगाएंगे सीजन के पहले 40 मिलीग्राम्स, तो आपको नेक्स्ट 40 डेज नहीं तो 2 महीने ठीक रहेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं, वो भी स्टीरॉयड है, लॉन्ग एक्टिंग स्टीरॉयड, ऐसा भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको और एक चीज़ बताऊंगा कि प्योर मनुका हनी बोल के मिलेगा, वो नाक में डालेंगे। आपको साइनस प्रॉब्लम है, सीवियर एलर्जिक राइनाइटिस है और फंगल प्रॉब्लम है, तो ये मनुका हनी जो है ये बहुत काम का चीज़ है। मनुका हनी कॉस्टली है, इंडिया में मेजर सिटीज़ में मिलता है, छोटा सा बॉटल के लिए 4000 रुपये है। मैं ये मस्ट नहीं है, ये जिसको अफोर्ड कर सकते हैं वो ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छा है। तो सिर्फ ये मनुका हनी से सब प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं तो होगा, ये सिर्फ एडजुवेंट ट्रीटमेंट है। ये सिर्फ न्यूजीलैंड में बनता है, वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। नॉर्मल हनी से बहुत टाइम ज़्यादा अच्छा है ये, मैं परसेंटेज नहीं बता रहा हूँ, उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ। प्लीज़ डोंट गो सर्च फॉर इट, छोड़ दे आप, बिकॉज बहुत कॉस्टली है ये। और अभी नया ट्रीटमेंट बताऊँगा कि जिसको भी सीवियर आस्मा है,
सांस लेने का दिक्कत है, साथ साथ में सीवियर एलर्जिक राइनाइटिस है और सीजनल है स्पेशली, उनको सीजन शुरुआत होने के पहले मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का ओमालिजुमाब इंजेक्शन 1 महीने में 1 टीका लगा सकते हैं। ऐसा 3 टीका चाहिए, हर महीने में 1 टीका। ये बहुत काम का चीज़ है, तो कंट्रोल कर सकते हैं। बट इसका 2 प्रॉब्लम्स है। एक, इसका रिएक्शन, एनाफिलेक्टिक रिएक्शन होने का चांस है और ये बहुत एक्सपेंसिव है। और दूसरा नया रीसेंट एडवांसमेंट ये है कि इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, इमैटिनिब टैबलेट मिलेगा दिन में 1 बार 400 मिलीग्राम्स, ये भी सीवियर एलर्जिक राइनाइटिस के लिए दिया जाता है। और अभी रिसर्च चल रहा है कि ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि नहीं, जैसा कि एंटी CD23 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, CCR3 टारगेटेड थेरेपी एंड द लेटेस्ट वन, हियर इट कम्स, एंटी IL-5 ब्लॉकिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, रिसर्च स्टेज में है, शायद काम करेगा। तो जिसको एलर्जी ज़्यादा है, स्किन टेस्ट में ये पता चलता है कि 3 से 4 एलर्जी, सिर्फ 3 से 4 एलर्जी है, वो कौन सा एलर्जन है पता चल जाएगा, तो हम आपको इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं। इम्यूनोथेरेपी से आपको सीवियर, मॉडरेट टू सीवियर एलर्जी जो भी है वो कम होकर माइल्ड होने का चांसेस है, और टैबलेट्स जो भी स्प्रे ले रहे हैं वो क्या डोज भी कम कर सकते हैं। ये आपको शुरुआत में थोड़ा टीका ज़्यादा लेगा, उसके बाद 3 हफ्ते में तो हर महीने 1 इंजेक्शन लेना है, 6 महीने से 1 साल तक आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा। सिर्फ इंजेक्शन का नहीं है, आप ज़बान के नीचे भी दवा सकते हैं, सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी है, और उसका न्यू एडवांसमेंट नेसल इम्यूनोथेरेपी भी ट्राई कर रहे हैं, और इंट्रालिम्फेटिक एंड ऑरल इम्यूनोथेरेपी भी ट्राई कर रहे हैं। ये सिर्फ जो सीवियर है उनके लिए, और IgG लेवल ज़्यादा रहता है पेशेंट को। तो ये हुआ मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस। आप ये मत समझना ये वीडियो देखने के बाद इतना करेंगे, इतना देखने के बाद ये इतना ट्रीटमेंट लेंगे आपको एलर्जिक राइनाइटिस जिस्म से निकाल सकते हैं, कभी नहीं। जैसे हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट चलता रहेगा, वो ट्रीटमेंट चलता रहेगा, जब तक सांस चलेगा ट्रीटमेंट चलता रहेगा। ऐसा एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक प्रॉब्लम्स जिस्म से नहीं निकाल सकते। तो आपको जब तक ट्रीटमेंट लेंगे जब तक ठीक रहेंगे, जब तक ट्रीटमेंट स्टॉप हो जाएगा आपको पहले जैसा हो जाएंगे। तो मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया, अभी आपका सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जरी में कुछ रोल है क्या? नहीं, सर्जरी का कुछ रोल नहीं। मतलब सर्जरी करके एलर्जी नहीं निकाल सकते, सर्जरी करके आपको कुछ प्रॉब्लम है वो हल कर सकते हैं। मतलब जैसे ये पेशेंट में समझो ये टर्बिनेट बड़ा रहेगा, हर एलर्जिक राइनाइटिस पेशेंट में, नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स में ये टर्बिनेट्स बड़ा रहेगा। तो क्या होता है, मैंने पहले बताया था कि नेसल वॉश और नेसल स्प्रे अब लेना चाहिए, बट जब टर्बिनेट्स बड़ा है तो नेसल स्प्रे, नेसल वॉश अंदर नहीं जाएगा। तो इसलिए मेडिकल ट्रीटमेंट करने के बाद भी ये टर्बिनेट्स छोटा नहीं हो रहा है, तो ठीक करने के लिए आपको टर्बिनोप्लास्टी माइनर सा सर्जरी करना है। डे केयर सर्जरी, सुबह में आएंगे तो शाम में, नहीं तो रात में घर जा सकते हैं। एक दूसरा यह है कि बहुत सारा पेशेंट्स है जिसका नाक के हड्डी जो है सीधा नहीं रहता, वो टेढ़ा रहता है, ऐसा है, तो उनका ये साइड में आपको नेसल वॉश और नेसल स्प्रे वो डाल नहीं पाएंगे। तो उनको ये नाक का हड्डी जो है सीधा करके, ऑपरेशन करके सीधा करना पड़ेगा, वो है सेप्टोप्लास्टी। सीधा कर देंगे तो दोनों साइड्स में वो नेसल स्प्रे और नेसल वॉश वो ठीक से ले सकते हैं। तो ये सर्जरी जो है सिर्फ दूसरा जो कंडीशंस ठीक करने के लिए बता रहा हूँ। सर्जरी से एलर्जी नहीं बता सकते। जो एलर्जिक राइनाइटिस जो है जनरल पॉपुलेशन में 40% लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस है। ठीक से समझो, देखो आप कौन सा वैरायटी में आ रहे हैं, माइल्ड छोड़ दो, सिंपल सा नेसल वॉश काम चलेगा। जब भी ज़्यादा है एक टैबलेट एक स्प्रे ले लो बस। मॉडरेट टू सीवियर है, यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि मैंने आपको कॉम्प्लिकेशंस बताया है। एक बार कॉम्प्लिकेशंस हो गया तो उसका कॉम्प्लिकेशंस के पीछे फिरेंगे। तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ प्लीज़। यकीन करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ डू शेयर विथ अदर्स। थैंक यू सो मच। नमस्ते।